आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम इनकम मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करें इनकम मेथड से। इनकम मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे इनकम की मदद से। मतलब जितनी भी फैक्टर इनकम्स होती हैं जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रिसीव करते हैं। किस लिए रिसीव करते हैं? क्योंकि वो अपनी प्रोडक्टिव सर्विस देते हैं। कौन सी प्रोडक्टिव सर्विस? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, जिनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो ये जो प्रोडक्टिव सर्विसेज देते हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और जब ये सर्विसेज देते हैं तो इसके एक्सचेंज में इनको क्या मिलता है? फैक्टर इनकम मिलते हैं। मतलब लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो जितने भी फैक्टर ऑफ इनकम है एक साल में जो रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रिसीव करते हैं, इनको हम क्या कर देंगे? जब ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाती है। इस मेथड को इनकम मेथड के साथ साथ फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी बोलते हैं। और वो टोटल ऑफ इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं, रिसीव करते हैं एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, नेशन के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। डोमेस्टिक इनकम में वैल्यू आती है उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस किए जाते हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इस तरीके से डोमेस्टिक इनकम आ जाती है। मतलब एनडीपीएफसी। अब हमें क्या निकालनी है? नेशनल इनकम निकालनी है। मतलब एनएनपीएफसी। अब डी से एन पे जाने के लिए क्या करना होगा? हमें इसमें ऐड करना होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हम एनडीपीएफसी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो एनएनपीएफसी आ जाएगा। मतलब नेशनल इनकम आ जाएगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कैलकुलेट कैसे करते हैं? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। मतलब वो इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री अर्न करते हैं वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के फॉर्म में, और इसमें से हम माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। मतलब वो इनकम जो पे की गई है नॉन रेसिडेंट को उनकी फैक्टर सर्विसेज के लिए इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर। तो जब हम फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नॉन रेसिडेंट को जो इनकम पे की गई है वो माइनस हो जाएगी, हट जाएगी, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगी। मतलब वो इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ने रिसीव की है। किस फॉर्म में? वेजेस के फॉर्म में, सैलरीज के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में। इस तरीके से इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में आता क्या क्या है? फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसको बोलते हैं सीओई। इसका मतलब होता है वो अमाउंट जो एम्प्लॉयज को पे की जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब हो गया जैसे वेजेस देते, सैलरीज देते कैश में, और इनडायरेक्टली का मतलब हो गया काइंड में लेना, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में देना। जो भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं जैसे हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज, और ये देता कौन है? एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर देता है एक्सचेंज में जो एम्प्लॉयज अपनी सर्विसेज देते हैं उसके लिए। इसमें सभी तरह की पेमेंट्स, बेनिफिट्स आते हैं जो एम्प्लॉयज को मिलते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के भी 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। इसमें वो सभी मॉनेटरी बेनिफिट्स आते हैं जैसे सैलरीज, वेजेस, बोनस, कमीशन जो एम्प्लॉयज को मिलते हैं। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है एक्सपेंस रियम्बर्समेंट। वो प्रोसेस होता है जिसमें एम्प्लॉयज को कंपनसेट किया जाता है, मतलब पैसे दिए जाते हैं बाद में, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पर बिजनेस रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं ना वो खुद के पॉकेट से दे दिए होते हैं। जैसे मील्स का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का है, ये है तो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस, पर क्या हुआ? एम्प्लॉयज ने अपने पॉकेट से दे दिए थे और बाद में उनको कंपनसेट किया जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं जो उन्होंने बिजनेस के बिहाफ पर पे कर दिए होते हैं। अब ये वो खर्चा तो है नहीं कि एम्प्लॉयज ने अपनी सर्विसेज दी और उनके एक्सचेंज में उनको कुछ मिलेगा, पे किया जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इसको एक्सक्लूड करना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को कैलकुलेट करते वक्त, क्योंकि ये जो एक्सपेंस होते हैं ना ये इंटरमीडिएट कंजप्शन से रिलेटेड होते हैं, पार्ट होते हैं किसका? बिजनेस एंटरप्राइज का। बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है ये। अब नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड।
इसका मतलब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जैसे हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज, रेंट फ्री एकोमोडेशन, बिजनेस की तरफ से रेंट फ्री जगह दे देना रहने के लिए, फ्री कार दे देना। और जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो एक इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू इन बेनिफिट्स की कैलकुलेट की जाती है और इंक्लूड की जाती है नेशनल इनकम में। पर इसमें कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं आएगी जो वर्क से रिलेटेड होगी, जो काम करने के लिए जरूरी होगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयज के पास कोई भी चॉइस नहीं होगी। जैसे काम करते वक्त यूनिफॉर्म पहनना या व्हीकल्स का यूज करना सिर्फ वर्क के लिए, क्योंकि ये पेमेंट्स भी इंटरमीडिएट कंजप्शन से रिलेटेड होती हैं, बिजनेस से रिलेटेड है, ना कि ऐसे बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं उनकी सर्विसेज के एक्सचेंज में। ये जो फैसिलिटीज है वर्क से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए ये इंक्लूड नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट एलिमेंट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इसमें एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन आता है एम्प्लॉयर्स की सिक्योरिटी में। जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन इन ग्रेट्युटी। इसका मतलब होता है वो पेमेंट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को देता है उन सर्विसेज के लिए जो उसने अपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर की होती है। मतलब जब वो जॉब करता था, वर्क करता था, एम्प्लॉयड था, ये एक रिवॉर्ड की तरह होता है जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है अप्रिशिएट करने के लिए एम्प्लॉयज की सर्विसेज के लिए। ये एक फाइनेंशियल थैंक यू की तरह होता है जो एम्प्लॉय की डेडिकेशन और लॉयल्टी के लिए दिया जाता है। दूसरा होता है प्रोविडेंट फंड। ये रिटायरमेंट बेनिफिट की तरह होता है जो फंड बनाया जाता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए एम्प्लॉयज को। और इसमें आता है लेबर वेलफेयर फंड जो बनाया जाता है इम्प्रूव करने के लिए वेलफेयर और वर्किंग कंडीशंस को लेबर की। ये फंड मदद करता है मेडिकल केयर देने में, एजुकेशनल फैसिलिटीज देने में और अदर वेलफेयर में। अब ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन बनाए जाते हैं इसलिए बनाए जाते हैं, इनका मेन एम होता है कि इंश्योर कर सके एम्प्लॉय की सिक्योरिटी को। अब इसमें यह ध्यान देना कि कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो थर्ड पार्टी करेगी जैसे इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉय को, वो भी एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, पर वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या है, एम्प्लॉयर नहीं है इंजर्ड वर्कर की, वो क्या है, थर्ड पार्टी है। और यहाँ पर हम बात किसकी करें, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज की। इसलिए कोई भी कंट्रीब्यूशन जो थर्ड पार्टी करेगी उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय भी कर रहा है तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो पेमेंट्स हम जिनकी बातें कर रहे हैं थर्ड पार्टी के कंट्रीब्यूशन की या एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन की, वो किससे करेंगे, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज से ही तो कर लेंगे जो सैलरीज वेजेस उनको मिल रही है। तो इसलिए इनको अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ये सीओई का ही पार्ट है, या हम बोल सकते हैं ये पेमेंट्स सीओई से ही की गई हैं। अब फर्स्ट कंपोनेंट हमने पढ़ लिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसके 3 एलिमेंट्स भी पढ़ लिए। अब सेकेंड हम कंपोनेंट पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस एक अनदर टर्म होती है जो यूज की जाती है फैक्टर पेमेंट्स में। इसका मतलब होता है सम टोटल करना उस इनकम का जो प्रॉपर्टी में से रिसीव हो, जैसे रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, और इसमें ऐड करना वो इनकम जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिसीव होती है, जैसे प्रॉफिट। अब इनका एक एक करके मीनिंग समझते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट वो पार्ट होता है फैक्टर इनकम का जो रिसीव होता है ओनरशिप से, लैंड और बिल्डिंग के। मतलब एक पर्सन जो ओनर है एक लैंड का, एक बिल्डिंग का, और वो किसी और को यूज करने के लिए देते हैं तो उसके बदले में उसको रेंट मिलता है। अब रेंटल इनकम में एक्चुअल रेंट भी आता है जो जब किसी को किराए पर देने से मिलता है, और इम्प्यूटेड रेंट भी आता है, मतलब एस्टिमेटेड रेंट जो मार्केट रेट से कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड लैंड के लिए यूज करते हैं, मतलब हमारी ही लैंड है और उसमें हम ही रहते हैं। ऐसे में इम्प्यूटेड रेंट को कैलकुलेट किया जाता है। इम्प्यूटेड रेंट को जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से मिलता है होता है उसे कैलकुलेट करते हैं मार्केट वैल्यू पे उस हाउस के। अब रॉयल्टी वो इनकम होती है जो अर्न होती है, जो अर्न करता है एक पर्सन लीजिंग राइट्स देने से अनदर पर्सन को। लीजिंग राइट्स मतलब जो ओनर है वो अनदर पर्सन, या हम बोल सकते हैं अनदर पार्टी को राइट देता है कि वो जो उसका एसेट है, लैंड है या बिल्डिंग है, उसको यूज कर सकता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए,
और जिसके लिए उसको रेगुलर पेमेंट्स मिलती है ओनर को। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं जैसे कोल, नेचुरल गैस, आयरन ओर के जो ओनर्स होते हैं वो रॉयल्टी अर्न कर सकते हैं माइनिंग राइट्स देकर किसको, कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो ये दोनों वो इनकम होती है जो प्रॉपर्टी से रिसीव होती है। अब नेक्स्ट टर्म है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वो इनकम होती है जो अर्न करता है एक पर्सन, जो उसके पास फंड्स होते हैं, मनी होती है, उसको लोन पर देने से प्रोडक्शन यूनिट्स को। इसमें एक्चुअल और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट दोनों आता है। इसमें सिर्फ वही इंटरेस्ट आएगा जो दिया जाता है लोन को लेने से प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए। इसमें वो इंटरेस्ट नहीं आएगा जो एक फर्म दूसरे फर्म को पे करता है, ना ही वो इंटरेस्ट आएगा जो एक कंज्यूमर लेता है लोन कंजप्शन एक्टिविटीज के लिए, और वो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा जो गवर्नमेंट पे करती है पब्लिक डेट पे। सिर्फ जो प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए जो लोन दिया जाता है उस पर इंटरेस्ट जो देता है, पे किया जाता है, सिर्फ वही आएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट है प्रॉफिट। प्रॉफिट वो इनकम और रिवॉर्ड होता है जो एक एंटरप्रेन्योर को मिलता है उसके कंट्रीब्यूशन के लिए, मेहनत के लिए जो वो करता है गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने में। दूसरे वर्ड्स में कहें तो ये वो रेसिडुअल इनकम होती है, मतलब सभी डेट्स एक्सपेंसेस देने के बाद जो बच जाता है, या हम बोल सकते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर अर्न करता है सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करने के बाद। प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट भी जो अर्न किया जाता है वो 3 पर्पस के लिए किया जाता है, 3 पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स। ये वो टैक्स है जो एक फर्म गवर्नमेंट को पे करती है उन प्रॉफिट्स पर या उन प्रॉफिट्स के लिए जो वो अर्न करते हैं पर्टिकुलर पीरियड में। इसको हम बिजनेस टैक्स और प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है डिविडेंड। डिविडेंड वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उनके शेयर होल्डिंग रेशियो में, मतलब उनके पास कितने शेयर्स है उसके अकॉर्डिंग। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है जिसके लिए प्रॉफिट यूज किया जाता है वो होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो साइड में रख दिया जाता है एक अलग से रिजर्व की तरह। अगर आगे जाके कोई अनसर्टेन सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स आ जाती है बिजनेस में तो उनको हैंडल करने के लिए ये रखा जाता है। इसको रिजर्व एंड सरप्लस भी बोला जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोला जाता है, या सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी बोला जाता है। इस तरीके से प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। और जब हम ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करते हैं तो मतलब होता है ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो हम ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, और अलग से ऐसे दिया है रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तो जब हम इनको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है। अब थर्ड कंपोनेंट है मिक्स्ड इनकम। ये वो इनकम होती है जो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस अर्न करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए स्मॉल शॉपकीपर्स, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, और जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं, फार्मर्स, बार्बर्स, जो अपना लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूज करते हैं हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस में, मतलब अपने घर में। और ये जो इनकम होती है क्योंकि अपना लेबर, लैंड, कैपिटल ये सब यूज करते हैं, इसलिए एक मिक्सचर होता है वेजेस का, रेंट का, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट का। इन्हें सेपरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए इनको मिक्स इनकम बोलते हैं। इनका अलग अलग एस्टिमेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज को हायर नहीं किया जा रहा है, परचेज नहीं किया जा रहा है मार्केट में से, इसलिए एक थर्ड कंपोनेंट बनाया गया मिक्स इनकम का। अब सीख लिया कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनका मीनिंग भी अच्छे से समझ लिया, और इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है वो भी समझ लिया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आएगा, और मिक्स इनकम थर्ड कंपोनेंट पढ़ा। अब इनकम मेथड के स्टेप्स पढ़ते हैं। अब टोटल कर देंगे सभी इनकम का जो रिसीव किए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इससे क्या आ जाता है, डोमेस्टिक इनकम आ जाती है, एनडीपीएफसी।
अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम, मतलब एनएनपीएफसी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें एनएफआईए प्लस कर देंगे, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रिसीव करते हैं, और इसमें माइनस हो जाती है इनकम जो नॉन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रिसीव करते हैं। इसलिए इससे क्या आ जाती है, नेशनल इनकम आ जाती है, मतलब एनएनपीएफसी। अब नेक्स्ट है प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड को यूज करते वक्त नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट है ट्रांसफर इनकम, जैसे स्कॉलरशिप, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन। ये हमने पढ़ा था, ये प्रोडक्टिव सर्विसेज से रिलेट नहीं करती, एक्टिविटीज से सिर्फ वन वे ट्रांजेक्शन होती है। फैक्टर इनकम नहीं होती, जो अपनी सर्विसेज जब देते हैं तब मिलती है, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं करते। सेकंड है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि जब ओरिजिनल सेल की गई होगी तभी इनको काउंट कर लिया होगा, और अगर इनको दोबारा इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। पर कोई भी ब्रोकरेज कमीशन जो ब्रोकर्स या कमीशन एजेंट्स रिसीव करते हैं इन गुड्स को सेल करने में, उसको इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि क्या है, ब्रोकर्स ने और कमीशन एजेंट्स ने अपनी सर्विसेज दी तब उनको ही रिसीव हुई है ना, इसलिए इनको इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन से कंट्रीब्यूट नहीं करते करंट फ्लो को गुड्स एंड सर्विसेज के। ये क्या होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जो पेपर क्लेम्स होते हैं। अब इनको अगर कोई पर्सन सेल कर रहा है तो इसमें क्या होगा, टाइटल चेंज होगा सिर्फ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। पर कोई भी कमीशन और ब्रोकरेज अगर रिसीव हो रही है तो उसको इंक्लूड करेंगे। इनको ना कैपिटल गेन्स बोलते हैं, जब कोई सेकंड हैंड गुड्स बेचा जाता है, जैसे कार बेचना, या फाइनेंशियल एसेट्स जैसे बॉन्ड्स या डिबेंचर्स बेचना, तो ऐसी इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब कैपिटल गेन को इंक्लूड नहीं करते हैं। फोर्थ है विंडफॉल गेन्स, ऐसी इनकम जो लॉटरी से या हॉर्स रेस से रिसीव होती है, उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं है। फिफ्थ है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड, मतलब ऐसी सर्विसेज जो अपने लिए की जाती है उनकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, जैसे ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, अपने घर में ही रहना, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, और जो सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन की जाती है। इन सभी की इम्प्यूटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये क्या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है जो कनेक्टेड है गुड्स एंड सर्विसेज से। सिक्स्थ है पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, पास्ट में की गई सेविंग से पेमेंट्स करना, जैसे डेट ड्यूटीज देना, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स। इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में, क्योंकि ये पे की जाती है उस वेल्थ से या पास्ट सेविंग से जिनका करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे कोई असर नहीं होता, इसलिए इनको ऐड नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। अब इनकम मेथड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिसमें फर्स्ट है कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एमपी। हमने पढ़ा था जब सभी इनकम को, मतलब जो कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम हमने पढ़े, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन सबको जब ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, एनडीपीएफसी आ जाता है। पर हमें निकालना क्या है, जीएनपी एट एमपी निकालना है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, पहले सभी फैक्टर इनकम को ऐड करते हैं, जैसे रेंट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, इंटरेस्ट और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इन सबको जब ऐड करेंगे तो एनडीपीएफसी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, एन से जी पर जाना है, मतलब नेट से ग्रॉस पे, तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, और फिर डी से किस पे जाना है, एन पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे, और एफसी से एमपी पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर, इसलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा जीएनपी एट एमपी ₹3,680 करोड़। ये ध्यान रखना कि डबल काउंटिंग ना हो जाए, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है और अगर साथ में वेजेस इन
कैश भी लिखा होता तो वेजेस एंड कैश को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ऑलरेडी आ जाता है। अब सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी। पहले इनकम ऐड करते हैं, फैक्टर इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब पहले ही क्वेश्चन देखते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है उसको ऐड करेंगे। अब वेजेस इन काइंड को नहीं लेंगे क्योंकि वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ऑलरेडी आ जाता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स उसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट लिखे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। हम इनकम मेथड से करें तो हमें ध्यान रखना है कि उससे रिलेटेड आइटम्स को, एलिमेंट्स को हम ऐड करें। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको ऐड करेंगे, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को ऐड करेंगे। फिर दिया हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको अभी देखते हैं। और फिर है नेट एक्सपोर्ट्स, इसका भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब पहले क्या करेंगे, इनकम को ऐड कर लेंगे, फैक्टर इनकम को, तो क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी, तो उसके लिए क्या करेंगे, एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो एनएनपी एट एफसी आ जाता है। तो इससे नेशनल इनकम आ जाएगी ₹34,700 करोड़। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं जो वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड पर बेस्ड है। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये हमने पढ़ा हुआ है वैल्यू एडेड मेथड में, मतलब सेल्स को ऐड करना और चेंज इन स्टॉक को ऐड करना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए सेल्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, इसको ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा ₹11,225 करोड़। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमने पढ़ा था जैसे हर एक सेक्टर, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इंडिविजुअली जो वैल्यू ऐड करते हैं उसको बोलते हैं जीवीए एट एमपी मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और वैल्यू एडेड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देना। तो पहले उसको करते हैं, सेल्स प्लस इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स जो एक इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है। इससे क्या आ गया, जीवीए एट एमपी आ गया, पर हमें जी से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे, तो डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब एमपी से एफसी पे जाना है, मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज को माइनस कर देंगे। इस तरीके से नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा ₹7,300 करोड़। अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है इनकम जनरेटेड जो होती है वो इक्वल होती है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट के। अब नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब पहले इनकम जनरेटेड कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो भी इनकम दे रखी है, फैक्टर इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, वेजेस एंड सैलरीज जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है, प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को ऐड करने पर आया ₹7,300 करोड़, जिससे ये प्रूव होता है कि इनकम जनरेटेड इक्वल होती है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था सम ऑफ वैल्यू एडेड इक्वल होता है सम ऑफ फैक्टर इनकम के। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने से पहले हम एक और तरीका सीख लेते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट करने का। हमने जैसा वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ा है, जीडीपी एट एमपी का मतलब होता है जब प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू एडेड को, सेकेंडरी सेक्टर की वैल्यू एडेड को और टर्शरी सेक्टर की वैल्यू एडेड को ऐड करते हैं साथ में तीनों सेक्टर्स के, तब जीडीपी एट एमपी आता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, जहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और इनकम मेथड के बेसिस से जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम। एन से जी पे जाने के लिए, मतलब नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को ऐड करेंगे तो इसका मतलब भी डेप्रिसिएशन होता है। और एफसी से एमपी पे जाने के लिए, मतलब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे। तो इस तरीके से इनकम मेथड से आ जाता है जीडीपी एट एमपी। इन दोनों को यूज करके हम ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज माइनस मिक्स्ड इनकम
माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन से। सेल्स दी हुई है तो सेल्स लेंगे, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज माइनस मिक्स्ड इनकम माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा ₹1500 करोड़। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको करके देखना।